हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली बार हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8वां पढ़ा था, जिसका नाम था हार की जीत। इस पाठ में हमने प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह के बारे में पढ़ा था, जो किस तरह घोड़ा चुराता है बाबा भारती से और उसे अपनी गलती का एहसास होने के बाद वह उसे वापस बांध जाता है। इस हफ्ते हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिसर के वृक्ष। परिसर मतलब हमारे आसपास की जगह या विस्तृत जगह। इस पाठ में हम पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व को दर्शाया गया है। तो इस पाठ में बताया गया है वृक्षों का महत्व। आदिकाल में ही मानव ने वृक्षों के महत्व को जान लिया था। आदिकाल जो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को कहते हैं। भारत की संस्कृति और परंपराओं में वृक्षों का अपना ही स्थान है। तो जो भारत की संस्कृति है, जो परंपरा है, उसमें वृक्षों को एक अलग ही स्थान मिला हुआ है। ग्रंथों में भी वृक्षों को पूजनीय स्थान दिया गया है। पूजनीय यानी पूजा योग्य। जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी वृक्षों को पूजा योग्य माना गया है। हमारे आसपास जितने भी वृक्ष हैं वे किसी न किसी प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं। तो हमारे आसपास जितने भी वृक्ष हैं वो किसी न किसी तरह हमारे लिए लाभदायक हैं। बस उनके गुणों को जानने की आवश्यकता है। तो सिर्फ आवश्यकता क्या है कि उनके गुणों को हम जान लें। पाठ कुछ इस प्रकार है। मानव और प्रकृति का संबंध अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। मानव ने आदिकाल से ही जंगलों में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को अपना बसेरा बनाया था। यानी आदिकाल में भी, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक भी लोगों ने क्या किया था, खुद को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों पर अपना बसेरा बनाया था, यानी वहाँ रहने के लिए जगह बनाई थी। वृक्षों के साथ उसका नाता उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं उसका अस्तित्व। तो वृक्षों के साथ जो हमारा नाता है वो उतना ही पुराना है जितना कि हमारा अस्तित्व। तभी से मनुष्य ने जाना था कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे वृक्षों को अपनाना होगा। तो तभी मनुष्य जान गया था कि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो इन वृक्षों को अपनाना होगा। वृक्ष न केवल हमें भोजन, ईंधन यानी जलाने की लकड़ी या फ्यूल भी कह सकते हैं, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं, बल्कि जीवन यापन हेतु यानी जीवन गुजारने के लिए सभी आवश्यक सामग्री तथा कागज, पेंसिल, रबर, गोंद, कोयला आदि हमें इन्हीं से ही मिलती है। तो हमें पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें ही मिलती है। सिर्फ खाना ही नहीं, कपड़े मिलते हैं, वो छाया देते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। इतना ही नहीं, वे शिवजी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त वायु को आत्मसात कर हमें प्राणवाहिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो इतना ही नहीं, बता रहे हैं कि शिवजी ने जिस तरह उन्होंने विष धारण किया था, उसी तरह ही पेड़ क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की जो गंदगी है यानी गंदी हवा है, विषाक्त यानी विष से युक्त टॉक्सिक जो हवा है उसे ग्रहण कर लेता है, यानी खुद वो लेता है गंदी हवा और हमारे लिए प्राणवाहिनी यानी ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी वृक्षों को पूज्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था,
जो हमारे पूर्वज हैं, परदादा, दादा के दादा जो भी हैं, उन्होंने वृक्षों के महत्व के बारे में समझा था, जाना था। और यही कारण है कि वृक्ष हमारी संस्कृति और परंपरा से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। तो वृक्ष हमसे ही ऐसे ही नहीं जुड़े, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आधुनिक यानी जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, यानी आजकल ज़िंदगी में कई बार हम वृक्षों को महत्व देना भूल जाते हैं। तो आप तो देख ही रहे हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेड़ कटते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी रोड बनाने के नाम पर कट रहे हैं, कभी घर बिल्डिंग बनाने के नाम पर कट रहे हैं। पेड़ कटते ही चले जा रहे हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। वृक्षों से उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और औद्योगिकरण की आड़ में बड़ी मात्रा में वृक्षों को नष्ट करते रहे हैं। औद्योगिकरण मतलब जो हम इंडस्ट्री लगाते हैं, कारखाने खोलने की एक क्रिया है, ठीक है, उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों ने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें चेतावनी दी है कि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षों को बचाना और उनका संवर्धन करना होगा। यानी अगर हम खुद का जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें उन वृक्षों को बचाना होगा और उनका पालन पोषण करना होगा, यानी उनकी अच्छी देखरेख करनी होगी। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए, यानी उसे अच्छे से रखने के लिए या बचाने के लिए हमें सबसे पहले महसूस करना होगा कि वृक्ष हमारे सच्चे साथी हैं। वृक्षों पर चढ़कर फल तोड़ते समय, उन पर झूला झूलते समय, आँख मिचोली खीलते समय, कौतूहलवश यानी उत्सुकता के कारण पेड़ों में बने पक्षियों के घोंसलों में झांककर उनके अंडे ढूंढते समय, झूमते गाते समय प्रायः हम अनदेखा कर जाते हैं कि बिना हमारी बातों का प्रतिवाद यानी विरोध किए, यानी ये पेड़ हमसे कुछ विरोध नहीं करते, हमारी हर बात को सह लेते हैं, कोई विरोध नहीं होता। हर दम हमारा साथ देने वाला यदि कोई है तो वह है वृक्ष। तो हमारा हर दम जो साथ देता है वो क्या है? वो वृक्ष है। तो क्यों ना अपने परिसर के कुछ ऐसे वृक्षों से पहचान करें जो सदाबहार है या अपने सौंदर्य द्वारा हमारे जीवन में बाहर ले आते हैं। तो हमारे परिसर यानी आसपास बोल सकते हो, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब जो हमेशा हरा भरा रहता है पेड़, उसे सदाबहार कहते हैं और अपने सौंदर्य से दूसरों के जीवन में बाहर ले आते हैं, यानी खुशियाँ ले आते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं विशालकाय वृक्ष बरगद से। बरगद का पेड़ तो आपने देखा ही होगा। अपनी बाहों को फैलाए हुए बरगद अनजाने में ही हमें सबको अपनाने का मूल मंत्र देता है। तो अनजाने में ही हमें यह सिखाता है कि सबको अपनाओ, सबको साथ लेके चलो। बरगद की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी शाखाओं से लटकती झूलती जड़ें। तो बरगद की विशेषता क्या है? जो उसकी शाखाओं से लटकती हुई जो जड़ें होती हैं, जो ज़मीन में पहुंचकर धरती में समा जाती है और बरगद के मूल तने के सहयोगी के रूप में पेड़ को और अधिक मजबूत व सघन कर देती है। इस प्रकार बरगद का वृक्ष गहराई से अपनी जड़ों को जमीन में समाये हुए बड़े बड़े विशालकाय तनों के समूह को समेटे हुए हरे भरे पत्तों की छतरी ताने सभी को चमत्कृत कर देता है। तो बरगद का पेड़ देखा ही होगा कि वह हमेशा बड़ा होता है और चारों तरफ अपनी जो डालें हैं, हरे भरे पत्तों की छतरी है, वो ताने हुए रहता है। एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंचाई 100 फीट तक भी हो सकती है।
तो एक अगर बरगद का पेड़ बहुत पुराना है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, 100 फीट तक हो सकती है। और उसका व्यास यानी जो उसका डायमीटर है वह 656 फीट से भी अधिक हो सकता है। बरगद का वृक्ष न मालूम कितने पशु पक्षियों और कीट पतंगों का डेरा है। तो बरगद का पेड़ कितने सारे कीट पतंगे यानी कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का डेरा होता है, यानी उनका बसेरा वहाँ होता है, घर होता है। गोलाई लिए हुए इसके पत्ते पूरे पेड़ को आच्छादित कर देते हैं, यानी ढक देते हैं। मतलब ढका हुआ। और हर प्रकार के जीव को छिपकर सुरक्षित रहने की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। तो हर प्रकार का जीव इस पेड़ पे आराम से सुरक्षित रह सकता है, छिपकर रह सकता है। कई बार घायल शूरवीरों ने भी बरगद की घनी शाखाओं में छिपकर अपने प्राण बचाए हैं। तो पहले के ज़माने में जब भी युद्ध हुआ करते थे तो कई बार ऐसे शूरवीर होते थे कि इन पेड़ों के बीच में छुपकर अपने आप को बचा लिया करते थे। बरगद की छांव में थके यात्री विश्राम करते हैं तो कभी ग्राम सभाओं के कार्य भी वहीं संपादित होते हैं। तो गांव से जो भी रिलेटेड काम होते हैं वो भी इन्हीं पेड़ों के नीचे हुआ करते हैं। जो थका हुआ यात्री है वो इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर आराम किया करते हैं। बरगद की जड़ें गहराई से मिट्टी को जकड़कर भूमि के कटाव को रोकती है। तो बरगद की जो जड़ें होती हैं वो भूमि का जो कटाव है उसे रोकती हैं, यानी मिट्टी को बांध के रखती है। बरगद की पत्तियों का प्रयोग पशुओं के भोजन के रूप में होता है। इसकी जड़ों की मजबूती के कारण उन्हें जहाज बांधने की रस्सी बनाने के काम में लाते हैं। तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि जहाज बांधने के काम में उसे लाया जाता है। पक्षी इसका फल खूब चाव से खाते हैं और बदले में इसके बीजों को दूर दराज के स्थानों तक पहुंचा देते हैं। तो पक्षी जो हैं इस पेड़ पर लगने वाले फल को बहुत अच्छे से मज़े लेकर खाते हैं और बदले में क्या करते हैं, उनके जो बीज है वो दूर दूर तक स्थानों तक पहुंचा देते हैं। अपने प्रांगण में सभी को आश्रय देने वाले अपनी सतत यानी हमेशा बढ़ती शाखाओं, विशाल आकार, गहरी जड़ों के कारण बरगद को देश की एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। तो देश की एकता का प्रतीक माना गया है बरगद के पेड़ को और राष्ट्रीय वृक्ष भी माना गया है। यदि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है तो राष्ट्रीय फल है आम। आम के रसीले फलों ने आदिकाल से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई हुई है। सदाबहार छाया देने वाले आम के वृक्ष को गर्म और शुष्क मौसम रास आता है। सदाबहार यानी हमेशा हरा भरा रहने वाला आम का पेड़ के वृक्ष जो हैं वो गर्म और शुष्क मौसम में ही अच्छे से फलते फूलते हैं। शुष्क यानी सूखा हुआ जो होता है। बसंत ऋतु आते ही आम के वृक्ष बौरों यानी फूलों से लद जाते हैं, जिन्हें देखकर कोयल की कूक चारों दिशाओं में गूंज उठती है। जब आम के पेड़ में कच्ची अमियाँ निकलती हैं तो बच्चों के मुंह में पानी भर आता है और जब आम पककर तैयार हो जाते हैं तब बच्चे बड़े बूढ़े सभी खूब स्वाद से खाते हैं। तो जब आम पक जाते हैं, जब कच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं खट्टी मीठी चीज़ें, और जब वो पक के तैयार हो जाते हैं तो वो तो सबको ही पसंद आते हैं, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जैसा भी हो। कई पक्षियों को बसेरा देने वाला आम का वृक्ष हमेशा अपनी लंबी और हरी भरी पत्तियों से भरा रहता है। तो कई पक्षियों का बसेरा इन पेड़ों पर हुआ करता है और हमेशा हरा भरा रहता है। आम का तना खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है, खुरदुरा बोलते हैं
सॉफ्ट नहीं होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है। और इस कारण बच्चे उस पर आसानी से चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा आम का पेड़ कि जब हम उसको छूते हैं तो वो एकदम मुलायम सा नहीं लगता, खुरदुरा सा लगता है, ठीक है। और यही कारण है कि उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के रंग, गंध, स्वाद व आकार के फल देने वाला आम पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। तो आम एक ही प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के आम होते हैं, जिसका आकार अलग होता है, रंग अलग होता है, उसकी जो गंध है वो अलग होती है, जो स्वाद है, उसका टेस्ट जो है वो अलग होता है, और जो उसका शेप है, आकार है, वो अलग होता है। तो इस कारण दुनिया में बहुत ही अच्छी स्पेस बनाई हुई है उसने। या 100 से अधिक प्रकार के आमों में से कुछ जाने पहचाने नाम हैं। तो अब 100 से भी अधिक प्रकार हैं आमों के, उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम जिसे हम अक्सर बाजार में देखा करते हैं। पहला, अल्फांसो, केसरी, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, फजली, सफेदा। आम को वेदों में ईश्वर का भोग कहा गया है, तो कालिदास ने इसकी प्रशंसा में कविता लिखी है। तो आम को ईश्वर का भोग बोला गया है, वेदों में भी बोला गया है। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी ऐसे त्योहार हैं जिसमें आम का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो कालिदास ने तो इसकी प्रशंसा में कविता ही लिखी है। सिकंदर महान और चीनी यात्री हुएनत्सांग ने भी आम के स्वाद की प्रशंसा की। मुगल राजा अकबर ने बिहार के दरभंगा जिले में आम के 1 लाख वृक्ष लगवाए। तो आम को खाने के बाद किसी के मन में क्या जागता है वह बताने का प्रयास किया है। आम के फल के अतिरिक्त इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए होता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनती है। छाल यानी जो उसकी खाल होती है ऊपर की, जो आम के वृक्ष का हर भाग काम में आता है। तभी तो कहावत बनी है, आम के आम और गुठलियों के दाम। भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े आम के पत्तों का प्रयोग बंधनवार, मराठी में हम उसे तोरण कहते हैं, जो हमेशा जो किसी शुभ अवसर पर हम उसकी पत्तियों का तोरण बनाते हैं फूल और पत्तियों से, और मंगल कलश में किया जाता है। मंगल कलश देखा होगा, कलश पे भी आम के पत्तों को रखा जाता है। आम की ही तरह सदाबहार पेड़ है नीम, पर आम के विपरीत इसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि बहुत कड़वी वस्तुओं के लिए कहा जाता है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चेड़ा। यानी पहले तो करेला कड़वा ही है और ऊपर से नीम की कड़वाहट। नीम का सबसे उपयोगी भाग है इसकी पत्तियां, जो चमकदार हरे रंग की होती है। प्रत्येक शाखा में कटावदार नुकीली पत्तियों का समूह जुड़ा होता है। तो आपने देखा होगा नीम की पत्ती को कभी, तो उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं, कटावदार, आपने देखी होगी नुकीली सी पत्तियां होती हैं जो एक समूह में जुड़ी होती हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि नीम की पत्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है। नीम की पत्तियों को सुखाकर जलाने पर जो धुआं होता है उससे मच्छर और आदि चीज़ें नहीं होती हैं। नीम के पत्ते, छाल तथा बीज सभी से दवा बनती है। अब नीम के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। नीम के पत्ते, जो उसकी छाल है, उसके बीज हैं, उन सब से दवाइयाँ बनती हैं। नीम की लकड़ी से फर्नीचर और उसकी छोटी टहनियों से बनते हैं दातुन। तो आपने देखा होगा कि नीम की जो लकड़ियाँ हैं उसके फर्नीचर बनाए जाते हैं, और जो उसकी छोटी छोटी डंडियाँ हैं, अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि लोग नीम की जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं, जो टहनियाँ हैं, उसको तोड़कर दातुन बना लेते हैं, यानी उससे ब्रश करते हैं। साबुन, मंजन बनाने के साथ त्वचा की बीमारियों का मलहम भी नीम से बनता है।
नीम के दांतों से जुड़ी एक रोचक घटना इस प्रकार है। अब नीम के दांतों से जुड़ी ये एक बहुत ही अलग सी घटना हुई थी। एक बार चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए उड़ीसा जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है तीर्थ यात्रा कर रहे थे, वो उड़ीसा जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर उन्हें एक रात विश्राम करना पड़ा। तो जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की जो सीमा है, बाउंड्री है, उस पर उन्हें एक रात विश्राम करना पड़ता है। सुबह उन्होंने नीम की मुलायम टहनियों से दांत साफ किए। तभी से उस स्थान का नाम दातौन पड़ गया। नीम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अन्य वृक्षों की अपेक्षा नीम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो जो अन्य वृक्ष होते हैं, नीम से अलग जो भी पेड़ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में। इतना भी मात्रा ज़्यादा नहीं होती, मगर नीम का जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। यही कारण है कि इसे घरों के पास लगाया जाता है ताकि स्वच्छ हवा मिल सके। नीम के वृक्ष को छाया देने के लिए सड़कों के दोनों ओर भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग देखते हैं रोड के या सड़क के दोनों बाजू में नीम के पेड़ हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नीम के विपरीत कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो बिल्कुल छाया नहीं देते। वे हैं ताड़, खजूर और नारियल। किंतु इसके बावजूद भी यह सच्चाई है कि नारियल के पेड़ को दक्षिण भारत के कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ऐसे कई पेड़ भी हैं जो छाया नहीं देते मगर बहुत उपयोगी होते हैं। और दक्षिण भारत में जो नारियल के पेड़ हैं उन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसे दक्षिण में हरित स्वर्ण भी कहते हैं। केरल प्रदेश में तो हर घर में नारियल का पेड़ होता है। नारियल का पेड़ सारे वर्ष फल देता रहता है। तो नारियल का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो हर सारे वर्ष फल देता रहता है। समुद्र तटीय जलवायु इसे रास आती है, यानी समुद्र का जो किनारा है, वो जो हवामान है, वो जलवायु है, मौसम है, वो बहुत ही रास आती है। बहुत उस मौसम में वो आराम से अच्छे से रह सकता है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, हर पार्ट उसका बहुत ही उपयोगी है। इस फल का भोजन में प्रचुरता से प्रयोग होता है। तो नारियल एक ऐसी चीज़ है जो खाने में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं तथा नारियल का तेल भी निकाला जाता है। नारियल के पत्तों, छाल आदि का उपयोग तरह तरह की सजावट की वस्तुओं सहित रस्सी, जूट की दरिया व गद्दे, साबुन, मोमबत्ती, मार्जरीन आदि बनाने के काम आता है। तो इससे कई तरह की चीज़ें बनती है जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों को नारियल पानी इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था। जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तब जो घायल हो जाते थे सैनिक, उन लोगों को नारियल पानी इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते थे ताकि उन्हें तुरंत शक्ति मिल सके। नारियल हमारी संस्कृति एवं परंपरा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, यानी एक अलग तरीके से ही जुड़ा हुआ है। हर शुभ कार्य नारियल द्वारा ही संपन्न होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा शुभ कार्य होता है उसमें नारियल का उपयोग हम ज़रूर करते हैं। संस्कृति से ही जुड़ा एक सदाबहार वृक्ष और है जो है पीपल। नारियल का वृक्ष तो सब जानते हैं किस तरह से दिखता है। पीपल खूब लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों में से है। तो जो पीपल का पेड़ है वो बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहता है। कहा जाता है कि श्रीलंका में एक पीपल का पेड़ है। देखो, अब सुनना है ध्यान से कि श्रीलंका में एक पीपल का पेड़ है जो
2000 वर्षों से भी अधिक आयु का है। तो 2000 वर्षों से भी अधिक उसकी एज है, आयु है। महात्मा बुद्ध को महाप्रयाण की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को महाप्रयाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी, यानी मृत्यु। महाप्रयाण यानी मृत्यु। यही कारण है कि बौद्ध लोगों द्वारा पीपल को विशेष महत्व दिया जाता है। बोधि वृक्ष के नाम से भी पहचाने जाने वाला पीपल शीघ्र बढ़ने वाला पेड़ है। तो पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, यानी ग्रोथ उसकी फास्ट है। इसके पत्ते कुछ कुछ लट्टू के आकार के होते हैं। अगर आपने देखा होगा, देखो मैंने दिखाया भी है इसमें कि पीपल के जो पत्ते होते हैं वो लट्टू के आकार के होते हैं। लट्टू आपने देखा होगा, खेलते हो आप लोग लट्टू, जिसे रस्सी बांधकर छोड़ दिया जाता है लट्टू को, जिनके अगले सिरे नुकीले होते हैं। इसके कारण पत्तों में पानी नहीं ठहर पाता और वर्षा के बाद भी पेड़ सूखा रहता है। कितनी भी बारिश हो जाए मगर ये पेड़ सूखा ही रहता है, क्योंकि वो पानी पत्तों पर बैठता ही नहीं है। पीपल के वृक्ष की चारों ओर फैली हुई शाखाएं उसे एक भव्य स्वरूप प्रदान करती हैं, यानी बहुत बड़ा स्वरूप। पीपल के वृक्ष से मार्च अप्रैल के महीनों में पत्तियां गिर जाती हैं। तो इसकी पत्तियां कब झड़ जाती हैं? मार्च और अप्रैल के महीनों में। पीपल के नए पत्तों का रंग प्रारंभ में गुलाबी होता है। अगर आपने देखा होगा पीपल के पेड़ को, जब पत्तियां उसकी छोटी छोटी होती हैं तो पहले या स्टार्टिंग में बोल सकते हो, उसकी जो पत्तियों का रंग होता है वो गुलाबी होता है, और बाद में धीरे धीरे जो बाद में तांबे के रंग का और फिर हरा हो जाता है। यानी फिर तांबे का रंग भी आपने देखा होगा, ब्राउन टाइप जो शाइन करता है, और उसके बाद हरा हो जाता है। पीपल के वृक्ष में मई के माह में फल आते हैं। तो इसमें फल कब लगते हैं? मई जब स्टार्ट होता है, मई। पक्षियों द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता है और उनके द्वारा बीज जगह जगह पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे हमने बरगद के बारे में पढ़ा था, पक्षियों को फल बहुत पसंद आते हैं और वह उसके बदले में क्या करते हैं? उन बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं या पहुंचा देते हैं। इसलिए पीपल का पौधा कहीं भी घरों की छतों और दरारों में उगाता है और अपनी जड़ों को फैलाने लगता है। तो जो पीपल का पौधा होता है वो कहीं पे भी घरों की जो छत है वहाँ पे उगाता है, कहीं दीवार है, दरार है उसमें, वहाँ उगाता है। तो ये सब पक्षियों के कारण ही होते हैं, क्योंकि वो इन पेड़ों के जो फलों को खाते हैं और बीज जो होते हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं या उनसे गिर जाते हैं। पीपल का हर भाग औषधि के काम आता है। जो उसका हर एक भाग है वो उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके पत्तों से कान की दवा, छाल से घाव भरने की दवा, तो जो उसके पत्ते हैं कान की दवा उससे बनाई जाती है। जो छाल है, उसकी खाल है, उससे जो घाव, हमें जो चोट लगती है वो भरने की दवा, यानी वो अच्छे होने की दवा बनाई जाती है। जड़ों से अल्सर जो पेट की बीमारी है या ड्यूडिडल में होता है बीमारी है, और गठिया जैसे रोगों की दवा। गठिया उसको बोलते हैं जिसमें इंसान को जोड़ों का दर्द होता है, यानी जॉइंट पेन होते हैं जिन्हें, उसे गठिया कहते हैं। दांतों की दवा और दमा की दवा भी बनती है। दमा तो पता ही है, अस्थमा, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है उसे दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। कब्ज़ दूर करने के लिए भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट की जो तकलीफ होती है उसे कब्ज़ कहते हैं। पीपल के पत्तों को सुखाकर साफ करके उन पर रंग भरकर सुंदर कलाकृतियाँ भी बनती हैं। तो अक्सर लोग पीपल के पत्तों को सुखाते हैं और उस पे रंग भर देते हैं और उससे नई नई कलाकृतियाँ करते हैं या नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सजावट के काम में लाया जाता है। तो इन चीज़ों से
सजावट के सामान बनाए जाते हैं, उसकी पत्तियों से सजावट के सामान बनते हैं। प्राकृतिक रूप में सजा धजा दुनिया का सबसे रंगीन कहलाने वाला वृक्ष गुलमोहर है। अब गुलमोहर जो पेड़ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गुलमोहर भी एक हरा भरा सदाबहार वृक्ष है, तो ये भी हमेशा हरा भरा रहता है। गुलमोहर का वृक्ष जो इस प्रकार दिखता है, इसका हर पुष्पासन 2 फीट लंबा और अनेक छोटी छोटी पत्तियों के समूह से भरा होता है। तो जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उसके फूल कैसे दिखते हैं, उसकी पत्तियां कैसी छोटी छोटी होती हैं, ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, और वो हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसके फूलों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। तो आप देख ही रहे हैं कि उसके फूल इतने सुंदर दिखाई देते हैं। चटक नारंगी रंग की 4 पंखुड़ियों, यानी 4 पंखुड़ियाँ कैसी दिखती हैं, नारंगी रंग की, और पीले व लाल छींटों वाली 5वीं पंखुड़ी, और एक पंखुड़ी पे पीले और लाल रंग के जो छींटे होते हैं। आपने देखे होंगे जब पानी हम ऐसे फेंकते हैं तो उसकी छींटे कैसे उसकी बूंदें वैसी हो जाती हैं, तो उस तरह की छींटे, इस तरह के दाग उस 5वीं पंखुड़ी पे होते हैं, और वह फूल उसे निराला सौंदर्य, या वो छींटे उस फूल को एक निराला सौंदर्य प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में जब वृक्ष पूरी तरह फूलों से भर जाता है तो ऐसा लगता है मानो सिंदूरी परिधान में सजी धजी नई नवेली वधू खड़ी हो। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो यह वृक्ष पूरी तरह फूलों से भर जाता है, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन खड़ी हो। सिंदूरी रंग के उसने कपड़े पहने हैं और वह बहुत सजी धजी सी दिख रही है, नई नवेली दुल्हन जैसी दिख रही है, वो सामने खड़ी हो, उसे देखकर ऐसा लगता है। गुलमोहर के वृक्ष को सौंदर्य बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो गुलमोहर का जो वृक्ष है उसे सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। गुलमोहर की लकड़ी मुलायम होने के कारण उसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं। इसके फूलों व कलियों से भोजन की रंगत बढ़ाने वाले रंग भी निकाले जाते हैं। तो इसके फूल और जो कलियां होती हैं उससे खाने में जो रंगत लानी होती है वह रंगत इन फूलों और कलियों से निकाली जाती है या बनाई जाती है। गुलमोहर की ही भांति सौंदर्य को बढ़ाने वाला हमारे परिसर का एक वृक्ष है अमलतास। अमलतास वृक्ष कुछ इस प्रकार दिखता है। शुष्क गर्मी के मौसम में, यानी सूखा होता है, जो गर्मी का मौसम होता है, अपने पीले झालरदार अंगूरी गुच्छे जैसे फूलों के समूह से मन को तरावट देने वाला वृक्ष है अमलतास। यानी मन को मोह लेने वाला ये वृक्ष है अमलतास। जो एक अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं उसी तरह से ही इसमें भी गुच्छे होते हैं, अंगूर के नहीं, फूलों के। झालरदार होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक वैसे देखिए इस तरह दिया हुआ है। गुच्छे जैसे फूलों के समान मन को एकदम मोह लेते हैं। मध्यम आकृति वाले अमलतास की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं, जो 4 या 8 के समूह में जुड़ी होती हैं। तो इसकी पत्तियां कैसी होती, गहरे हरे रंग की होती हैं और 4 या 8 के जो ग्रुप में है या समूह में जुड़ी होती हैं। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि मार्च से मई माह में इसकी लगभग सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो मार्च से मई तक का जो महीना है इसमें इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। किंतु यही वह समय है जब वृक्ष पुनः पीले पीले फूलों के झूलते गुच्छों से आच्छादित हो जाता है। यानी फूलों के गुच्छों से वो फिर से भर जाता है, ढक जाता है। तो ये समय, उससे पहले उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और तुरंत ही यानी कुछ समय बाद ही या कुछ दिनों बाद ही इस पे फूल आने लगते हैं। पीले पीले फूलों से ये पेड़ पूरा भर जाता है और ढक जाता है। इसका फल खूब लंबा होता है जो पकने पर काला हो जाता है, और एक वृक्ष में इस प्रकार के लगभग 100 बीज
लटके हुए दिखाई देते हैं। अमलतास की लकड़ी मजबूत होती है, जिसे गांव में खंभों या गाड़ियों में प्रयुक्त किया जाता है। तो अमलतास की जो लकड़ी होती है बहुत ही मजबूत होती है। तो अक्सर गांव में लोग अमलतास की जो पेड़ है उसकी लकड़ी का प्रयोग कैसे करते हैं, खंभों के रूप में करते हैं, और गाड़ियों में जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है उसमें भी किया जाता है। इसके बीजों को औषधि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो इसके बीज होते हैं उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार के ना मालूम कितने सारे और भी वृक्ष हैं जो हमारे परिसर में विद्यमान हैं। तो इस तरह ना जाने कितने ही, हम लोग जानते भी नहीं, इतने ज़्यादा वृक्ष हैं कि हम जानते ही नहीं हैं उनके गुणों के बारे में, और वो उसके जो भाग हैं, उसके जो अंग हैं, वो हमारे किस किस काम आते हैं। हमारे एक ऐसे अभिन्न मित्र की तरह जो सदैव हमारे काम आते हैं। तो एक ऐसा मित्र जो हमेशा हमारे काम आता है, उस तरह से ये सब पेड़ हैं। एक पाँव पर खड़े किसी ऋषि मुनि की तरह तपस्या करते हुए, जो सदैव हमारी खुशियों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शुभ इच्छाएं कर रहे हों। तो एक पाँव पर हमेशा ये पेड़ खड़े रहते हैं हमारी खुशियों के लिए, सुविधाओं के लिए, और हमसे और कोई आशा नहीं करते। सिर्फ वे ये चाहते हैं कि हमेशा लोग जो हैं वो एक साथ अच्छे से प्यार से रहें। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर मधु पंत। थैंक यू, धन्यवाद।